पिछली श्रृंखला में हमने मैथिली शरण गुप्त पर विचार किया और यह जाना कि गुप्त जी स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्र कवि थे। अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, मातृभूमि प्रेम या राष्ट्रीय आंदोलन को चेतना प्रदान की। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो खड़ी बोली हिंदी की नींव डाली थी उसको विस्तृत रूप देने का काम मैथिली शरण गुप्त ने किया। उन्होंने महावीर प्रसादी द्विवेदी की कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक निबंध से प्रेरित होकर के उर्मिला, यशोधरा आदि समाज की जो उपेक्षित नारियां थी या कवियों के द्वारा जो उपेक्षित रह गई थी, तुलसी या वाल्मीकि ने जिस पर ध्यान नहीं दिया था, उन नारियों को गुप्त जी ने वाणी प्रदान की, यानी उनकी भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान की। साथ ही साथ अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को भी सक्रिय बनाने के लिए देशभक्तों को प्रेरित किया, क्रांतिकारियों को प्रेरित किया, जिसकी झलक हमको उनकी रचना झंकार में देखने को मिल चुकी है। अब हम महाप्राण निराला पर विचार करेंगे, जहाँ तक इनके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इनका व्यक्तित्व और कृतित्व यानी काम दोनों ही जो था वो महान था। इनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था और इनका जन्म 1897 ईस्वी में महिषादल में हुआ था और मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में हुई थी। ये अगर प्रसिद्धि के हिसाब से देखा जाए, लोकप्रियता की दृष्टि से देखा जाए, तो तुलसीदास के बाद से ये पहले लोकप्रिय कवि थे। लोकप्रियता औरों को भी मिली, लेकिन जो लोकप्रियता निराला को मिली और बाकी लोग उसके पीछे ही रह गए। और स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो ये कबीर की भांति वाणी से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़ और भाषा के डिक्टेटर थे। भाषा इनके अनुसार चलती थी, कविता इनके अनुसार चलती थी, न कि ये भाषा या कविता के अनुसार चलते थे। जिस तरह से कबीर ने समाज में व्याप्त बुराइयों पर प्रहार किया, धर्म के आडंबर पर, ढोंग पर प्रहार किया, उसी तरह से निराला ने भी समाज में व्याप्त बुराइयों का विरोध किया। जो ढोंग या अंधविश्वास थे उन पर प्रहार किया। और यह प्रहार न केवल उनके वाणी से ही था, यह प्रहार न उन्होंने केवल लेखनी के माध्यम से किया, बल्कि व्यवहारिक जिंदगी में भी उन्होंने इस बंधन को अस्वीकार किया। जिस तरह से उन्होंने छंद के बंधन को अस्वीकार करके कविता को मुक्ति प्रदान की, कविता को विस्तृत क्षेत्र प्रदान किया। वो कविता को छंद के बंधन में बांधना नहीं पसंद करते थे, बल्कि वो भावनाओं के बहाव को महत्व देते थे। तो जिस तरह से उन्होंने कविता को छंद के बंधन से मुक्त किया, उसी तरह से उन्होंने समाज में भी सामाजिक बंधन का भी विरोध किया, ऊंच नीच का विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया। और उनकी रचनाओं में भी हम यही कारण है कि उनकी रचनाओं में भी हम उपेक्षित वर्ग का अंकन देखते हैं, चित्रांकन देखते हैं, जैसे कि कुकुरमुत्ता, भिक्षुक, तोड़ती पत्थर या चतुरी चमार, जो समाज के अस्पृश्य वर्ग के लोग थे या जो दलित थे, दबे हुए थे, कुचले हुए थे, उन लोगों को इन्होंने वाणी प्रदान की। ये गुलाब के सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुए, बल्कि उन्होंने कुकुरमुत्ता के माध्यम से गुलाब पर भी प्रहार किया और कहा, अबे ओ गुलाब सुन बे गुलाब, गर पाई तूने रंग खुशबू रंगो आग, डाल खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट।
डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। तो इस तरह से उन्होंने जो दबे कुचले लोग थे उनकी भावनाओं को अभिव्यक्ति दी, उनके दर्द को समाज के सम्मुख रखा। उनकी प्रसिद्ध रचना भिक्षुक भी इसका उदाहरण है। पीठ पेट मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली का फैलाता, वह आता पछताता पथ पर आता। तो इसी तरह से तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। ये अगली श्रृंखला में हम उस पर विचार करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने सौंदर्य का चित्रण नहीं किया, वो सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुए, बल्कि उनके रचना का जो विषय था वो समाज के दलित कुचले हुए लोग थे। और उन्होंने न केवल वही बात है कि न केवल उसका वाणी से विरोध किया, बल्कि कार्य रूप में भी, व्यवहारिक रूप में भी उन्होंने इसका विरोध किया। चतुरी चमार से उनका घनिष्ठ संबंध था, कुल्ली भाट से उनका संबंध था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि निराला का भीतर और बाहर जो वह कहते थे वो करते भी थे। तो उनका कथनी और करनी दोनों ही समान था। मुँह से और व्यवहार में कुछ और ऐसी बात नहीं थी। और यही उनको जो है वो लोकप्रिय बनाता है। अक्षर होने के बाद भी उनको लोगों की श्रद्धा प्राप्त थी और उनकी रचनाएं आज भी कालजयी हैं, जिस पर अगली श्रृंखला में हम उनकी रचना तोड़ती पत्थर पर विचार करेंगे। तब तक अगर यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं पुनः अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।